प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, खास करके हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में राजपूतों की सैन्य पद्धति। मित्रों, जहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की भयंकरता का प्रश्न है, एक जो है धारावाहिक आता है महाराणा प्रताप। उसमें आप जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है अंतिम में आप उसको देख सकते हैं, कितना भयानक युद्ध हुआ था। इसमें अकबर को विजय जरूर मिल गई थी मित्रों, लेकिन महाराणा प्रताप ने इतने बुरी तरह से जो है अकबर का संहार किया था, अकबर के सैनिकों का संहार किया था। वास्तव में एक राजपूत की शक्ति जो है यहीं से जो है दिखाई देती है कि वास्तव में जो है महाराणा प्रताप अपने आप में प्रतापी थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा परिचय आपको दे लेते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में। भाई, महाराणा प्रताप के विरोधी कौन थे? अकबर थे। अकबर ना होता तो महाराणा प्रताप को कोई नहीं जानता, है ना। चलिए, यह जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर के साम्राज्य विस्तार तथा राजपूतों को अपने झंडे तक लाने का ही एक अभियान था। मित्रों, अकबर चूंकि राणा प्रताप को झुकाना चाहता था, अपने झंडे तले यानी मुगल साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में उस पूर्ण दुनिया को दिखाना चाहता था कि हर राजपूत जो है मुगल साम्राज्य के अधीन है। अब मान सिंह और ये राजा भीम सिंह, भीमदेव, भारमल, ये सब जैसे राजा जैसे थे, उन्हीं के समान जो है राणा प्रताप को भी अकबर ने समझने की भूल कर दी थी। ठीक है, महाराणा प्रताप के अतिरिक्त लगभग सभी राजपूतों ने अपने सामने हर प्रकार के घुटने टेकने को महाराणा प्रताप के अतिरिक्त अकबर ने सबको अपने घुटने टेकने पर लगभग मजबूर कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के महाप्रतापी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। हल्दी घाटी की यह लड़ाई वास्तव में दोनों के लिए उनके स्वाभिमान की लड़ाई थी। एक तरफ महाराणा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, तो दूसरी तरफ अकबर अन्य अधीन राजपूत राजाओं के सामने अपने को महान साबित करने के लिए महाराणा को भी अपने झंडे तले लाना चाहता था। ठीक है, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर ने 1568 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य विस्तार अभियान और महाराणा प्रताप को अपने झंडे के नीचे लाने के लिए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का यह इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया और शायद अकबर का यह आखिरी प्रयास था महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाने का, जिसमें जो है वो सफल नहीं हो सका। इसमें उसने जो है बहुत ही गंदी राजनीति का प्रयोग किया, जिसमें मान सिंह का प्रयोग किया। हालांकि मान सिंह भी राजपूत थे, वो इस लड़ाई में लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अकबर ने मजबूर कर दिया अपने छल बल कपट और चालों की वजह से। ठीक है, चलिए, अब दोनों राष्ट्रों की सैन्य शक्ति क्या थी? मित्रों, हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, हो सके तो आप जो है ये कुंवर प्रताप, महाराणा प्रताप का ये आप धारावाहिक जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, अंतिम चरण में आप देखिएगा, खास करके 500 के ऊपर वाले चरणों में, तो वहीं पर जो है हल्दी घाटी की लड़ाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए, महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उसमें बलिदान एवं त्याग की भावना अधिक थी। राजपूतों की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार सैनिक, 300 से 400 धनुर्धारी भील। हाँ, यहाँ पर यह हो सकता है कि हम जो संख्या बता रहे हैं, वास्तव में आप जब उसमें देखेंगे धारावाहिक में, तो संख्या में बहुत अंतर नजर आए। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं संख्या का उल्लेख कर रहे हैं जो संख्या हमको पुस्तकों से मिली है और जो प्रमाणित मानी जाती है। लेकिन आप लोग जब धारावाहिक में देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको भील हजारों की संख्या में नजर आए, महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की संख्या और ज़्यादा नजर आए। तो लेकिन लगभग ये मान फिर सकते हैं हम कि अकबर की सेना से महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी। यूं कहिए कि नथिंग के बराबर थी। समुद्र जैसी अपार सेना लेकर जो है अकबर गया था लड़ने के लिए, या यूं मान के चलिए भेजा गया था, ऐसा आपको धारावाहिक में दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो सीमित है। 3000 घुड़सवार सैनिक, 300 धनुर्धारी, 300 से 400 धनुर्धारी भील एवं जंगली जातियां, वही जो धनुष बाण चलाते थे। कुछ गज सेना थी। घुड़सवार सेना में राजपूत तथा अफगानी सैनिकों की प्रमुखता थी, जबकि पैदल सेना में धनुर्धारी भील जाति के अधिक सैनिक थे। भील सैनिक केवल आड़ की लड़ाई के अभ्यस्त थे, यानी का मतलब आड़ लेकर किसी चीज के पीछे से वो सिर्फ धनुष बाण चलाना जानते थे। भील सैनिक
लेकिन मुठभेड़ की लड़ाई और आमने सामने की लड़ाई लड़ना में वे सक्षम नहीं थे। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, जिनकी कुल संख्या सैनिक संख्या लगभग 10,000 की थी, जिसमें 4,000 कछवाहा राजपूत, वही कछवाहा राजपूत जिस जाति के जिस प्रकार के राजपूत जो है ये राजा मान सिंह थे। 5,000 मुगल मुस्लिम सैनिक जो थी मुगल सैनिक थे, 1,000 अन्य हिंदू सैनिक थे, कुछ गज सेना भी थी। अब चूंकि मुगल काल होने के कारण अस्त्र शस्त्र दृष्टि से मुगल सेना में तोपें भी थी। ठीक, सैन्य हथियारों की दृष्टि से मुगल सेना राजपूतों की तुलना में श्रेष्ठ भी थी, भाई बंदूक थी और तोपें भी थी। सैन्य संरचना एवं उनके सेनापति कौन कौन थे आप देख सकते हैं इसमें। राजपूत सेना 4 भागों में, अग्रभाग जिसे हरावल कहा जाता है, केंद्र बायां तथा दायां, केंद्र बायां तथा दायां बाजू, यानी अग्रभाग, केंद्र, बायां बाजू, दायां बाजू, इन 4 भागों में बांटकर राजपूत सैनिकों को लगाया गया था, जिसमें सबसे पीछे धनुर्धारी भीलों तथा गज सेनाओं को लगाया गया था। राजपूत सेना कम होने के कारण इसमें आरक्षित सेना, जिसे हम लोग रिजर्व कहते हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? रिजर्व का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारतीय रिजर्व बैंक, हम लोग पैसा जो ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बैंक में रखते हैं। इसलिए बैंक में रखते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त आए तो उसको लाकर या अपना काम चला लें। तो इसीलिए जो रिजर्व सैनिक रखे जाते थे, या तो अपने ज़रूरत पड़ जाए अचानक में, अपना बुरा वक्त आए, कहीं पर हम हार रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर उनका प्रयोग किया जाए, या अंतिम में जब संपूर्ण सेनाएं दुश्मन की थक जाएं तो उन थकी हुई सेनाओं पर अपने इन तरोताज़ा सैनिकों का प्रयोग करके थके हुए योद्धाओं को मार गिराएं। यही उनका प्रयोग था। ठीक है, चलिए। राजपूत सेना कम होने के कारण इसमें आरक्षित दल नहीं था। सेनाओं का नेतृत्व निम्न प्रमुख सेनापति कर रहे थे। अग्रभाग, इसका नेतृत्व हाकिम खाफूर, वही मित्रों तोपची जो थे, तोप चलाने वाले थे, भीम सिंह रामदास राठौर कर रहे थे, जिनके अधीन लगभग 800 अफगानी घुड़सवार तथा कुछ राजपूत सैनिक थे। केंद्र का नेतृत्व राजपूतों के कर रहे थे महाराणा प्रताप स्वयं, जो भी 1300 राजपूत घुड़सवारों के साथ कर रहे थे। दायां बाजू का नेतृत्व कर रहे थे राम सहाय तंवर। मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा हमने वो कर दिया है, वास्तव में उनका नाम था राम सहाय तंवर। ठीक है, अपने 3 पुत्रों के साथ। उसके बाद उनके साथ में मंत्री भामा सहाय और उनके भाई ताराचंद थे। मंत्री भामा सहाय और अपने भाई ताराचंद के साथ वही राम शाह तंवर के भाई ताराचंद, जो कि 500 घुड़सवारों के साथ कर रहे थे। बायां बाजू, इस बाजू का नेतृत्व मन्ना सिंह तथा झाला सिंह 400 सैनिकों के साथ कर रहे थे। मुगल सेना पारंपरिक ढंग से संगठित की गई थी। इसमें सबसे आगे करावल, छापामार कार्यवाही हो, चुने हुए घुड़सवार, इसके पीछे मस्केटधारी, वही बंदूकधारी सैनिक। तत्पश्चात सेना का जो अग्रभाग था, हरावल जिसे कहते हैं, मध्य भाग, दोनों बाजुओं के दल तथा अग्रिम आरक्षित दल इल्तमिश जिसे कहा जाता है के रूप में मुगल सैनिकों को लगाया गया था। इसमें सबसे आगे सैयद हफीम के नेतृत्व में 85 गतिशील धावक जो छापामार लड़ाई लड़ते थे, इनको तैनात किया गया था। इसके बाद सेना के अग्रभाग में राजपूत और मुगल सैनिक थे। इनका नेतृत्व जगन्नाथ, ख्वाजा बख्शी अली, आफफ खां कर रहे थे। अग्रिम आरक्षित दल इल्तमिश, इसका नेतृत्व माधव सिंह कछवाहा घुड़सवारों के दल के साथ कर रहा था। करावल तथा हरावल के बीच बंदूकों तथा तोपों को लगाया गया था। मध्य दल का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, भाई हेड वही थे, मुख्य सेनापति ही थे इस हल्दी घाटी के संग्राम का। और दाएं बाजू का नेतृत्व सैयद खां, बाएं बाजू का नेतृत्व गाजी खां तथा लोकरन एवं पृष्ठ भाग यानी पीछे के भाग का नेतृत्व मेहतर खां के नेतृत्व में था। और मुख्य दल के पीछे कुछ हाथी भी लगाए गए थे। ठीक है, अब युद्ध का घटनाक्रम इस प्रकार है, आप देख सकते हैं युद्ध कब लड़ा गया, किस प्रकार लड़ा गया। 18 जून को प्रातः 9 बजे संग्राम का वीडियो इसी बीच में हम आपको वो भी दिखा देंगे, देख सकते हैं आप। जो है ये है आपके युद्ध का जो है डायग्राम। ठीक है, ये युद्ध का डायग्राम है, आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको बना लेंगे। ठीक है, किताबों में बना लेंगे, परीक्षाओं में आता है तो उसमें भी बना लेंगे, लेकिन कॉपी में जब बना लेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अग्रभाग, पश्चभाग,
राजपूत सेना धनुर्धारी, अब आप यूँ मान के सकते हैं कि धनुर्धारी राजपूतों की सेना में थी, यानी महाराणा प्रताप की सेना में थे, और बंदूक चलाने वाले और तोप जो है अकबर की सेना में थे। ठीक है, चलिए इसको हम घटनाक्रम इस प्रकार है, इसको हम पढ़ सकते हैं। 18 जून को प्रातः 9 बजे संग्राम का प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे पहले राजपूत सेना के हाकिम खां के नेतृत्व में अफगानी तथा रामदास राठौर के नेतृत्व में राजपूत सैनिक मुगलों के धावक सेना पर टूट पड़े, जिससे मुगलों के 85 घुड़सवारों को पीछे अग्रिम दल तक हटना पड़ा। वही 85 घुड़सवार थे मित्रों जो खास करके छापामार युद्ध के लिए चुने हुए थे, लेकिन फिर भी राजपूतों ने इनको बर्बाद कर दिया। जब अफगानों एवं राजपूतों का संयुक्त दल मुगलों के अग्रिम दल तक पहुंचा तो उनके प्रबल आक्रमण से मुगलों के पैर लड़खड़ाने लगे, जिससे मुगल घुड़सवारों में हड़बड़ाहट फैल गई। इसी समय राजपूतों के बाएं बाजू ने मुगलों के दाएं बाजू पर तेजी से आक्रमण किया, जिसमें भयानक रक्तपात हुआ। अब मुगल सेनापति मान सिंह ने अग्रिम आरक्षित दल को भी युद्ध में लगाने के साथ साथ राजपूतों पर बंदूकों एवं तोपों से तेज फायर करने का आदेश दिया, जिससे राजपूतों के प्रहार पर अंकुश लग गया। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए महाराणा प्रताप ने गज सेना को आगे लाने का आदेश दिया, जिससे मुगल सेना में आतंक फैल गया। इसी बीच दाएं बाजू की राजपूत सेना ने मुगलों के बाएं बाजू पर आक्रमण करके बायां बाजू तोड़ दिया, जिसके कारण बाएं बाजू के सेनापति गाजी खां तथा लोकरन ने घायल होकर दाएं बाजू की शरण ले ली, यानी दाएं बाजू में जाकर घुस गए, बचाइए बचाइए करते हुए। राजपूत सेना के विशालकाय हाथी लोना ने आक्रमण किया, तो उसके जवाब में मुगलों की ओर से उनका जो हाथी था गजमुक्ता हाथी को लगाया गया था, जिसमें गजमुक्ता घायल हो गया। जब गजमुक्ता भागने ही वाला था कि एक गोली लोना के महावत को लगी। भाई राजपूतों की सेना जो लोना हाथी था उसके महावत को लगी, और जिसमें महावत तो मर गया, और इस हाथी युद्ध में दोनों ओर के कई सेनापति मारे गए। मुगल आरक्षित दल के सेनापति माधव सिंह ने महाराणा प्रताप पर दबाव डालना शुरू किया। इस समय महाराणा प्रताप अकेले ही युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण मुगल सेना उन्हें चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान राणा प्रताप भी काफी घायल हो चुके थे, और जून महीने की भयानक गर्मी के कारण राजपूत सैनिक थक भी चुके थे। राणा प्रताप को घायल देखकर राणा झाला ने राज छत्र, यानी एक प्रकार से राणा झाला इनके जो राणा प्रताप के मित्र थे, सहयोगी भी थे, इन्होंने सीधा अपने आप को राणा प्रताप का रूप धारण किया और अपने सिर पर वही राज छत्र जिसे कहते हैं मुकुट धारण करके मुगलों पर टूट पड़ा। अब राणा प्रताप को जो है, अब राणा प्रताप पर दबाव तो कम हुआ, क्योंकि इधर राणा झाला को सब राणा प्रताप समझ लिए। ठीक है, राणा झाला पर जब राणा झाला को सब राणा प्रताप समझ लिए तो सारा दबाव राणा झाला पर हो गया। उधर राणा प्रताप के स्वाभिमानी सैनिक राणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकाल ले गए। इधर राणा झाला युद्ध करते करते शहीद हो गए, और राजपूत सेनापति व मंत्री भामा शाह ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार से बची हुई राजपूत सेना पहाड़ियों के दर्रे से होकर भाग निकली तथा युद्ध का निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया। मित्रों, जहां पर 10,000 से ज़्यादा की सेना हो, उसमें भी तोपें और बंदूकें हों, ठीक है, उनके साथ ये 3,000 सैनिक बेचारे कब तक लड़ते। यूँ कहिए कि अगर बंदूकें और तोपें नहीं होती तो संभवतः जो है इस युद्ध को जीतना मानसिंह के लिए या अकबर के लिए असंभव था। ठीक है, चलिए आगे हम देख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूतों की सैन्य व्यवस्था क्या थी। अब महाराणा प्रताप की सेना के मुख्य अंग एवं युद्ध कला इस प्रकार थी। घुड़सवार सेना कैसी थी? राजपूत सेना का प्रमुख गतिशील अंग जिसे राजपूतों को पूर्ण आस्था होती थी वो घुड़सवार सेना थी। इनके प्रमुख हथियार धनुष, बाण, तलवार एवं भाला होता था। सैनिक चूंकि कवचहीन होते थे या हल्के कवच धारण करते थे, लेकिन राजपूत घुड़सवार सेना मुगलों के मुकाबले निम्न कोट एवं कम गतिशील होती। भाई घोड़े मुगलों के पास ज़्यादा अच्छे होते थे, वो अपना जो है उधर मुस्लिम कंट्री से, पश्चिमी देशों से मंगाते थे। यहाँ पर राजपूत बेचारे जो उनके यहाँ होता था वही लेते थे, या तो कोई घोड़ा बेचने वाले चले जाते थे तो उनको खरीदते थे। उसमें केवल एक गतिशील घोड़ा केवल वही था जो राणा प्रताप का मुख्य घोड़ा था, चेतक, उसका कोई जवाब नहीं था। और भारतीय घोड़े मुगल घोड़ों की तुलना में कम गतिशील थे। युद्ध में इनका सामान्य प्रयोग पैदल सेना के बाजुओं पर किया जाता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक प्रकार के आक्रमण कराए जाते थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप
के पास लगभग 3000 घुड़सवार सैनिक थे, जो कि मुगल सेना के मुकाबले बहुत कम थे। मित्रों, यह भी आपको हम एक बार दिखा चुके हैं। ठीक है, ये जो है युद्ध का डायग्राम है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, राजपूतों की सेना में जो दूसरी प्रमुख सेना टुकड़ी थी वो होती थी गज सेना। राजपूत सेना का एक महत्वपूर्ण भाग होता था, लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास गज सेना भी बहुत अधिक नहीं थी। इनका प्रयोग शत्रु सेना को कुचलने के लिए किया जाता था। हाथियों का प्रयोग करने वाले योद्धा का प्रमुख हथियार धनुष बाण एवं भाला होता था। हाथियों की सूंडें में मोटी जंजीरों एवं तलवारों को लगाया जाता था। इसके बाद युद्ध के मैदानों में प्रयोग किया जाता था। राजपूत राजा हाथियों पर बैठकर युद्ध संचालन करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक का ही प्रयोग करते रहे। हालांकि इस युद्ध में कोई भी राजपूत राजा हाथियों का प्रयोग नहीं किया। ये तो सामान्य राजपूतों की बातें हैं। हाथियों ने कई युद्धों में नकारात्मक भूमिका भी निभाई है। यह जानकर भी राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग करना बंद नहीं किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में भी कुछ हाथियां भी थीं, और इस युद्ध में लोना तथा गजमुक्ता जैसे हाथियों का नाम सामने आने से ये सिद्ध हो गया कि यह युद्ध हस्त युद्ध की दृष्टि से भी विशेष था। पैदल सेना, राजपूत सेना का बहुत बड़ा भाग पैदल सेना का होता था। इनका प्रमुख हथियार तलवार एवं भाला होता था, किंतु कुछ सैनिक धनुष बाण भी एवं टोप युक्त भी होते थे। सैनिक सुरक्षा हेतु ढाल टोप का प्रयोग एवं हल्के कवच धारण करते थे। धनुर्धारी भील सैनिक जो इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ थे, हल्दी घाटी के युद्ध में लगभग 300 से 400 धनुर्धारी भील थे, जो कि केवल धनुष बाण का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन भिड़ कर लड़ने की कला इसमें नहीं थी। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब आपको धारावाहिक में देखेंगे तो वहाँ पर भिड़ कर लड़ने की भी युद्ध कला झीलों में दिखाया गया था मित्रों, लेकिन संभवतः ये सिर्फ धनुष का प्रयोग करते थे, धनुष और बाण का। इनकी जो पारंपरिक युद्ध कला थी, राजपूत योद्धा सदा धर्मयुक्त के समर्थक होते थे। राजपूतों ने कभी भी किसी निहत्थे पर, किसी घायल पर, किसी का पर भी आक्रमण नहीं किया मित्रों। अन्यथा महाराणा प्रताप जब चाहते अकबर को उसी समय मार, कई मौका मिला महाराणा प्रताप को अकबर को मारने का, लेकिन इन्होंने सिर्फ निहत्थे हो जाने की वजह से नहीं मारे। कभी वो जो है जब मिला, कभी जो है वो क्या बोलते हैं अपने नमाज पढ़ रहा था, उस समय भी नहीं मारे। जबकि संभवतः मुगलों को ऐसा मौका मिला होता तो संभवतः वो इन चीज़ों को नहीं देखते। इसलिए ये माना जाता है कि राजपूत सदा धर्म युद्ध के समर्थक रहे हैं। कभी भी युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे, उनका दुश्मन चाहे कितना भी। और यही वजह है, आप देखेंगे कि इनका किया हुआ वही चीज़ें बाद में राजपूतों को भुगतना भी पड़ा है। अगर अकबर को बहुत पहले ही मार दिए होते महाराणा प्रताप, तो ना तो हल्दी घाटी का युद्ध होता और ना ही जो है इतना सारा संहार होता, ना ही राजपूत रानियों को जौहर करना पड़ता। ठीक है, चलिए। छल कपट एवं कूटनीति से सदा दूर रहते थे राजपूत। सामरिक रचना, आगे हाथियों, पीछे घोड़ा, पीछे पैदल सेना एवं बाजुओं की रक्षा के लिए घुड़सवार सेना को खड़ा करते थे। राजपूत अपनी वीरता पर भरोसा करके युद्ध भूमि में उतरते थे और युद्ध में कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। राजपूत युद्ध में धर्म युद्ध लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त करना गौरव मानते थे। महाराणा प्रताप भी अकबर के सामने झुकने के स्थान पर वीरगति को ही पसंद करते थे। राजपूतों ने विदेशी आक्रांताओं के कूट युद्धों का जवाब सदा धर्म युद्धों से दिया, इसीलिए विदेशी आक्रमणों के सामने सदा असफल हुए। बदलती सामरिक परिस्थितियों में भी राजपूत अपने समरबंध में परिवर्तन नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी इसमें जो है महाराणा प्रताप ने कुछ भील सैनिकों का प्रयोग करके कुछ छापामार कार्यवाही को इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, राजपूतों की परंपरा धर्म युद्ध की थी। राजपूत कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधर्म का सहारा नहीं लेते थे, तो महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी राजा ऐसा कैसे कर सकते थे। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध की पराजय के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों की तोपों और बंदूकों से मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध कला को अपनाया। हल्दी घाटी का यह युद्ध आमने सामने का युद्ध था, जिसमें कोई गुरिल्ला कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन इस युद्ध में हालांकि देखा जाए तो इसमें जो है गुरिल्ला कार्यवाही हुई थी। अगर आप लोग धारावाहिक देखेंगे तो वहां पर आपको गुरिल्ला कार्यवाही दिखने को मिलेगा, खास करके भीलों द्वारा। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में भाग लेने वाले भील सैनिक पहाड़ी एवं जंगल युद्ध कला में प्रशिक्षित थे, जिसे एक प्रकार से गुरिल्ला कार्यवाही में कुशल गुरिल्ला सैनिक ही कहा जा सकता है। इस युद्ध में राजपूत सेना कम थी,
इसीलिए उनके पास रिजर्व सेना नहीं थी। मुगलों के तोपों और मस्केटों का राजपूतों के पास कोई भी जवाब नहीं था। पारंपरिक लड़ाई में राजपूत सैन्य संख्या कमजोर होते हुए भी किसी भी प्रकार कम नहीं थे, लेकिन आग्नेय अस्त्रों के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कहने का मतलब आग उगलने वाले हथियार जो तोपें और मस्केटें थी, उनका जो है कोई विकल्प महाराणा प्रताप के पास नहीं था। शायद इसीलिए राजपूतों को पराजित होना पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत पहले समरतंत्र युद्ध कला निर्धारण की बैठक में एक राजपूत शासक जो कि ग्वालियर नरेश थे, राम सहाय तंवर, इन्होंने महाराणा को सलाह दी थी कि अपने से 3 गुना सेना से अधिक सैनिकों का मुकाबला करने के लिए करना उचित नहीं है। हालांकि ग्वालियर नरेश मतलब सामने से मुकाबला करना, बिल्कुल खुल के मुठभेड़ की लड़ाई लड़ना, बिल्कुल भिड़ंत युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारी सेना अगर हम 3 गुने हैं तो दुश्मन 4 गुना है हमारा। सॉरी, हमारी सेना 3000 है तो दुश्मन 10,000 से अधिक है। ठीक है, उन्होंने वही सलाह दिया था कि अपने से भी 3 गुना अधिक सैनिकों के सामने से मुकाबला करना उचित नहीं है। हालांकि ग्वालियर नरेश ने सही समय पर उचित सलाह दी थी, लेकिन अन्य राजपूत राजाओं ने ग्वालियर नरेश की सलाह को कायरतापूर्ण बताया और ठुकरा दिया। जबकि हल्दी घाटी की पराजय के बाद महाराणा प्रताप जंगलों, पहाड़ियों एवं अन्य किलों में रहकर गुरिल्ला कार्यवाही को अपनाते हुए अकबर का विरोध करते रहे और अंतिम समय तक इन्होंने लगभग अपने काफी किलों को भी अकबर से छीन लिया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की मित्रों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपके समझ में जरूर आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए मित्रों, खुश रहिए। ठीक है, ओके मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।